हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी बी। आज हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे फ्रेंड्स कई हमसे पूछते हैं कि हमारी इमिग्रेशन जर्नी कैसी रही और हम क्यों यूके से वापस इंडिया गए और क्या क्या हुआ। तो हमने सोचा कि हो सकता है हमारे एक्सपीरियंसेस से आप लोगों को कुछ फायदा हो। हमें तो बहुत फायदा हुआ है, हमने तो बहुत कुछ सीखा है। गलती, सही डिसीजन, सब कुछ हमने करे हैं और हमें कोई रिग्रेट नहीं है इस चीज़ का। बिल्कुल, हमने बहुत कुछ सीखा है और आज हमें ये लगता है कि शायद अगर वो चीजें नहीं होती तो हम शायद काफी कुछ मिस करते। जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें सबके साथ हो, जरूरी नहीं है कि सबका एक ही जैसा माइंडसेट हो। सबकी जर्नी डिफरेंट होती है, बट जो हमारी जर्नी है वो हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। हमारी जर्नी में 3 फेजेस है। सबसे पहला फेज है जब बनीत ने डिसाइड किया कि ये यूके जाए। फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हमें यूके से वापस इंडिया जाना चाहिए और इंडिया में जाके फिर हम लोगों ने अपना माइंडसेट बनाया कि हमें कनाडा आना चाहिए। तो फिर फाइनली हम यहाँ हैं। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे ताकि आप हमारी गलतियों से सीखो और उस चीजों को रिपीट ना करो अपनी लाइफ में और आप लोगों को फायदा हो। हमने सोचा है कि हम इसकी 2 या 3 वीडियोस बनाएंगे क्योंकि एक में हम ये सारा एक्सपीरियंस नहीं डाल सकते। हमारे कई एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो फर्स्ट वीडियो की शुरुआत हम करते हैं जब बनी ने डिसाइड किया कि वो यूके जाना चाहते हैं। बिल्कुल, 2012 में मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को यूके जाना है पढ़ने के लिए। मेरा मेन मोटिव यही था कि मेरे को वहाँ पे सेट होना है। तो मेरे को बेस्ट ऑप्शन जो लगा वो स्टूडेंट वीज़ा का ही लगा कि मैं वहाँ जाके अपने आप को पहले स्टडीज़ में एनरोल करूँगा, स्टडीज़ करूँगा वहाँ की। उसके बाद मैं वहाँ पे अपनी जॉब ढूंढ लूँगा और उसके बाद मेरे को वहाँ पे आपका एक्सटेंशन के लिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा और फिर उसके बाद फर्दर मेरे को पीआर वगैरह के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने डिसाइड किया यूके जाने का, वो क्यों किया, टू बी ऑनेस्ट मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी। मेरे को लगा कि मेरे को अपनी फीस के हिसाब से वो कंट्री चूज करनी चाहिए क्योंकि वो पॉकेट फ्रेंडली हो रही थी उस टाइम मेरे लिए, मेरे बजट में आ रही थी चीज़ें। तो इसलिए मैं वहाँ पे मेनली मेरा फोकस यूके में ही था क्योंकि कनाडा उस टाइम बहुत एक्सपेंसिव लग रहा था। कनाडा स्टूडेंट वीज़ा के लिए अभी भी एक्सपेंसिव ही है, बट एनी हाउ यूके मैंने डिसाइड किया उस टाइम। और मेरा जो कंसल्टेंट था उसने मेरे को कुछ गाइड नहीं किया था क्योंकि कंसल्टेंट्स का क्या होता है कि आपको बस आप उनके लिए आप एक स्टूडेंट हो और स्टूडेंट की फीस उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ आपका फ्यूचर क्या है। बताती हूँ आपको, मुझे ये लगता है पर्सनली कि सबसे पहले तो बंदा कंसल्टेंट से ही इंफॉर्मेशन लेने की सोचता है। तो आपका कंसल्टेंट और आपकी बैकग्राउंड रिसर्च दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको ये डिसाइड करना है, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपका मोटिव क्या है वहाँ। क्या आप सिर्फ स्टडीज करके वापस इंडिया आना चाहते हो या आप वहाँ सेटलमेंट का सोचना चाहते हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप इमिग्रेशन की सोचो तो आप ये अपने माइंड में जरूर रखो कि वहाँ सेटल होने के लिए आपको कितना टाइम स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको कितना टाइम आप उसे इन्वेस्टमेंट उस पर कर सकते हो और कितना फाइनेंसेस इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हमने जैसे बनीत ने बोला कि हम लोगों ने यूके डिसाइड करा। हम लोग बनीत के पास उतना गाइडेंस नहीं था उस टाइम। मैं तो खैर पिक्चर में ही नहीं थी उस टाइम। मेरे पास इतना गाइडेंस था भी नहीं और मेरे को इतनी नॉलेज भी नहीं थी क्योंकि उस टाइम हम लोगों के दिमाग में ये होता है कि बस स्टूडेंट एनरोलमेंट लेना है, बाहर जाना है, सेट होना है, फिर हो जाएगा, मतलब अपने आप चीजें निकल जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता कभी कभार क्योंकि मैं उस कंट्री में रहा, मेरे को बहुत से रियलिटी चेक्स वहाँ पे मिले कि इतना इजी नहीं है सेट होना। हाँ, अगर आप देखभाल के जाते, अगर मैं उस टाइम ये अपना डिसीजन बना रहा था कि मेरे को कनाडा ही जाना है तो शायद मैं आज की डेट में पूरा कंप्लीटली सेट हो चुका होता अभी तक। है ना। तो उस टाइम मैंने यूके डिसाइड किया क्योंकि मेरे पास लैक ऑफ नॉलेज थी। मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये चीज़, गाइडेंस नहीं थी मेरे पास। मेरे कंसल्टेंट ने मेरे को कोई गाइड नहीं किया था कुछ भी। अच्छा कंसल्टेंट हमेशा आपको गाइड करेगा कुछ ना कुछ ना, आप देख के चलना कि कैसा आपको अपनी रिसर्च करनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हिसाब से पहला तो यही एक्सपीरियंस है कि आपकी रिसर्च होनी चाहिए अच्छे से और आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको आगे जाके आपका मोटिव क्या है और आपको कैसे सेटलमेंट आगे चाहिए। दूसरी चीज आपकी एकोमोडेशन। आपको जब आप अपनी कंट्री से बाहर निकलते हैं तो आपके पास दूसरी कंट्री में जाने के लिए सबसे पहले आपके पास अकोमोडेशन होना चाहिए। जो कि मैंने एक चीज़ करी थी कि मैंने अपना होटल
ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट वहीं से इंक्लूड करा लिया था होटल में ही, ताकि मेरे को कोई और दिक्कत ना हो। मैं जाऊँ, लैंड करूँ उस कंट्री में और सबसे पहले अपने होटल जाऊँ। आपके फ्रेंड्स भी होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, या अगर आपका कोई है नहीं वहाँ पे तो आप ये ऑप्शन ले सकते हैं कि आप किसी होटल में जाएं और सबसे पहले आप वो 2-3 दिन आप अपने आप को होटल में रखें, ताकि उसके बीचों बीच आप अपनी परमानेंट अकोमोडेशन वहाँ पे फाइनलाइज कर लें। मेरे साथ यही हुआ था। मेरे को 2-3 दिन मिले थे, उसके बीच बीच में मैं वहाँ पे जाके अपने इधर उधर एरिया देखा और मैंने अकोमोडेशन वहाँ पे फाइनलाइज करी। उसके अलावा जब आप स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करती है। कई यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती है, फीस होती है, उसकी अलग से फीस होती है जी। और अगर आपका कोई रिश्तेदार है तो आप उनके साथ भी सोच सकते हैं, हाँ। उनके साथ भी सोच सकते हैं, लेकिन हाँ ऑब्वियसली आप अल्टीमेटली आपको अपना अकोमोडेशन ढूंढना ही है, क्योंकि इट्स बेटर कि आप इंडिविजुअली रहे, क्योंकि जब आप काम करने लग जाते हैं तो आपका कोई टाइम नहीं रहता कब आना है कब जाना है, तो दूसरा भी डिस्टर्ब ना हो आपकी वजह से। और अब मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने अकोमोडेशन अपनी फाइनलाइज नहीं करी थी, क्योंकि मैं यूके में 6 महीने बाद, मतलब छुट्टियां होती हैं बीच में 3-4 महीने की, तो मैं वापस इंडिया चला गया था और उसके बाद हम लोगों की शादी हुई और फिर मैं वापस आया यूके। लेकिन उस टाइम मैं अपने फ्रेंड के भरोसे आ गया था, क्योंकि उसने मेरे को बोला था कि मैं आपको रख लूँगा, और मैंने कोई अकोमोडेशन अपनी अरेंज नहीं करी थी। तो मैं रात को पहुंचा वहाँ पे, जैसे मैंने लैंड किया था 8 बजे, तो 9 बजे मैं अपने फ्रेंड के पास था। रात को 9 बजे मैं अपने फ्रेंड के पास था। उसने ये मेरे को बोला कि मैं उसके साथ रह सकता हूँ वहाँ पे 1-2 दिन के लिए, और उसके बीच बीच में अपनी अकोमोडेशन देख लूँ, फाइनलाइज कर लूँ वहाँ पे। लेकिन हुआ क्या कि उसी रात को उसका लैंडलॉर्ड भी वहाँ पे आ गया, और उस लैंडलॉर्ड ने मेरे को बोला कि अगर आपको 1 दिन भी यहाँ पे रुकना है तो आपको पूरे महीने का रेंट देना पड़ेगा। आप चाहे यहाँ रहो चाहे कहीं पे भी रहो, अगर आप यहाँ पे 1 रात भी रुकते हो तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा रेंट देना पड़ेगा पूरे 1 महीने का, अदरवाइज आप अभी के अभी बाहर चले जाओ। अब उस टाइम ऑब्वियसली मैं ये स्टेप नहीं ले सकता था कि मैं 1 रात के लिए पूरी अकोमोडेशन वहाँ पे 1 महीने के लिए करा लूँ, क्योंकि मेरे को अभी वहाँ पे कुछ पता ही नहीं था उस एरिया का। लेकिन वो सिर्फ मेरा फ्रेंड रहता था वहाँ पे, तो उसके बेसिस पे मैंने ये सोचा कि नहीं, मेरे को अभी नहीं कराना। तो मेरा फ्रेंड भी बहुत मजबूर था इस चीज़ से, क्योंकि वो लैंडलॉर्ड मान ही नहीं रहा। तो उसने बोला कि आप अभी चले जाओ यहाँ से, क्योंकि मेरा लैंडलॉर्ड तो मान नहीं रहा है और मेरे दिमाग में ये है कि मैं होटल वगैरह कर लेता हूँ। तो उस टाइम हुआ क्या कि 3-4 अटैचेस थी मेरे पास अपने लगेज की, और मैं रात को करीब 10 बजे या 11 बजे थे, तो मैं रोड पे था अलग से, बिल्कुल सुनसान रोड पे अलग से खड़ा हूँ और मेरे पास कोई नहीं। बट बाई चांस हुआ नहीं, पता नहीं क्या हुआ, दोस्त ही काम आते हैं, फिर भी एक दोस्त नहीं काम आया, कोई बात नहीं, दूसरा काम आ गया। दूसरे दोस्त ने मेरे को फोन कर दिया कि बनीत आप यहाँ आ जाओ, और उस टाइम फिर मैंने टैक्सी करी और मैं उसके पास रहा, काफी टाइम मैं उसके पास रहा, 15-20 दिन। उसके बाद मैंने फाइनलाइज करा चीजों को। तो ऐसा भी हो जाता है, आपके साथ एक्सपीरियंस ऐसा भी है। तो इससे लर्निंग यही है कि आप अपनी अकोमोडेशन हमेशा करा के रखो। आपका फ्रेंड सपोर्ट कर रहा है वो भी अच्छी चीज है, नहीं कर रहा तो आप अकोमोडेशन आप करा के रखो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यू नेवर नो कब क्या सिचुएशन आ जाए। वो तो थैंक यू सो मच पनीत के उस दोस्त का, जिसका एकदम से फोन आ गया, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। वो सब भगवान के ऊपर है, बिल्कुल बाबा जी के ऊपर था कि उसका फिर फोन पता नहीं मेरे को कैसे आ गया। तो बाई चांस ही हुआ ये चीज। लेकिन आप अपने तरफ से जो मैंने गलती करी, ये आपके लिए लर्निंग है और हमारे लिए भी लर्निंग है। उससे हम यही सीखे कि कभी भी कहीं जाओ तो कोई आपकी हेल्प करना भी चाहता है तो देयर कुड बी सिचुएशंस कि वो ना कर पाए। हाँ बिल्कुल, जैसा मेरे साथ हुआ। देयर कुड बी सिचुएशन कि ना कर पाए। अब ऐसा नहीं है कि वो जिनके घर ये गए थे वो उनकी हेल्प नहीं करना चाहता था, लेकिन वो भी मजबूर था। तो इट्स बेटर कि आप अपना हमेशा अकोमोडेशन वेल इन हैंड करा के आपको पता होना चाहिए एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद कि आपको डायरेक्टली कहाँ जाना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो फर्स्ट लेसन था, वो सेकंड लेसन जो हमें हमेशा के लिए सीख लिया है। अब आते हैं हम तीसरे लेसन पे। थर्ड लेसन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो उसका अगर मैं एक टाइटल सोचूं तो वो होगा कंट्रीज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सिचुएशन। बहुत छोटे कई बार हमें नहीं पता होता और हम लोग इतना ध्यान नहीं देते, बट बहुत छोटे पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल डिसीजंस जो कोई सी भी कंट्री लेती है, वो एज एन इमिग्रेंट जो भी बंदा जाता है उसके ऊपर उस चीज का क्या असर पड़ता है। जब बनीत वहां गए थे तो वहां पर यूरोपियन बॉर्डर्स ओपन थे।
से आप जनरली सोचेंगे तो डजंट मैटर, देयर आर सो मेनी यूरोपियन कंट्रीज जो बहुत छोटी हैं जहाँ पर जॉब्स की कमी है, एंड इट इज वेरी गुड कि वो लोग, उन लोगों को भी यूके आके जॉब्स करने की परमिशन मिल रही है। हाउ डज इट इफेक्ट यू? इफेक्ट बहुत बड़ा है इफेक्ट बहुत बड़ा इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा यूरोपियन लोग उस टाइम पर, उस ईयर में यूके में बिना वीज़ा के फ्रीली जॉब कर रहे थे और सब कुछ कर रहे थे। बिना वीजा के मतलब उनको वीजा की जरूरत ही नहीं है वो क्योंकि वो time, यूरोप हाँ। का पार्ट थे और उस टाइम ब्रेक्सिट नहीं हुआ था, हाँ। तो उस टाइम उनको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती थी जॉब्स के लिए, और वो सीधा मतलब अपना बैग पैक किया और आ गए दूसरी कंट्री में। हाँ, मैंने सच में, तो actual में ऐसे ही होता था। थे, हाँ, मेरे एक Actual में फ्रेंड्स ऐसे ही थे जो होता था। सिर्फ 3-4 टी-शर्ट्स अपने बैग में रखकर आ गए हैं। और आ गए They're और very उनको good। जॉब और की उनको प्रेफरेंस, full time, हाँ, फुल टाइम जॉब वो कर सकते हैं, फुल टाइम जॉब, और चाहते ना चाहते हुए भी आप अपने जैसे लोगों को प्रेफरेंस दे ही देते हैं, बिल्कुल, whether you want it or not। और स्टूडेंट होता के है लिए तो ऐसा। बेसिकली ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट हाँ। को सिर्फ 20 घंटे काम करना होता है। पहला क्लॉज तो ये कि आपको 20 घंटे, कई कंपनीज ऐसी होती है जो 20 घंटे आपको दे देती है काम, और कई कंपनीज ऐसी होती है आपको 20 घंटे देंगी ही नहीं। तो सबसे पहले क्लॉज तो ये है कि 20 घंटे आपको काम जो करना है उसके लिए पहले आपको जॉब ढूंढनी है कि जहाँ पे मेरे को 20 घंटे मिल जाए। किसी भी कंपनी के लिए अगर उसको 40 आवर्स जॉब करने वाला बंदा मिल रहा है तो व्हाई वुड ही इन्वेस्ट हिज टाइम, और फिर कि उसको आपके स्केड्यूल के हिसाब से आपको शिफ्ट्स देनी पड़ेगी। आई मीन, डू यू अंडरस्टैंड द कंपैरिजन? बहुत फर्क हो जाता है जिसकी वजह से जॉब्स ढूंढने में बहुत फर्क मिल जाती है जॉब्स, बट उस टाइम हालात ऐसे चल रहे थे कि यूरोपियन लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, क्योंकि मेरे साथ ही ऐसा एक बंदा था जो आई थिंक पोलैंड से था। वो बंदा 2 जॉब्स कर रहा था, 2 जॉब्स कर रहा था वो, और मैं एक भी नहीं कर रहा था उस टाइम क्योंकि मुझे जॉब ही नहीं मिल रही थी। मैं हर जगह अप्लाई कर रहा हूँ, वहां पे यही था कि यूरोपियन को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी उस टाइम। मतलब ऐसा एक्चुअल में रियल में मेरे साथ हुआ है कि वो बंदा 2 जॉब्स कर रहा है, मेरे पास एक भी जॉब नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत तो मतलब सबसे पहले आप लोग इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली ये सब चीजें देख के जाना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जॉब्स में। तो थर्ड यही है कि आप लोग देख के जाएं ये सब चीजें। हाँ, जॉब्स का पहले सिनेरियो देख लें वहां पे कैसा है, कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है ग्लोबली कि जो आपकी जॉब्स को इफेक्ट करे इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। रिसेशन ऑब्वियसली आपके हाथ में नहीं है, ना हमारे हाथ में, किसी के भी हाथ में नहीं है, लेकिन ये सब चीजें, ये फैक्टर्स आप देख के जाएं ताकि आपको जॉब्स में कोई दिक्कत ना हो एज अ स्टूडेंट और एज अ इमिग्रेंट एज वेल, अगर आप PR पे जा रहे हैं या स्टूडेंट पे जा रहे हैं। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं 4th पॉइंट की। इसमें भी अगर हम बोले तो इसको हमने थोड़ा सा पॉइंट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट पॉइंट था कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बीच में, जो वनीत आपको बताएंगे, उनको ज्यादा पता है। कॉलेज यूनिवर्सिटी के बीच में सबसे बड़ा क्लॉज जो मेरे सामने आया ये था कि अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो आपको वर्क परमिट, मतलब आपको 20 घंटे काम करने के लिए वहाँ पे आप एप्लीकेबल होते हो, एलिजिबल होते हो 20 घंटे काम करने के लिए। लेकिन अगर आप कॉलेज में लेते हो वही एडमिशन तो आपको 20 घंटे भी नहीं मिलेंगे। वो 20 घंटे आप काम नहीं कर सकते, आप मतलब वहाँ पे काम ही नहीं कर सकते। कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में ये भी एक डिफरेंस है जो कि आप हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर आप किसी कॉलेज में जा रहे हो तो वो आपको 20 घंटे का वर्क परमिट वहाँ पे दे रहा है या नहीं दे रहा है। नहीं दे रहे, हाँ। बट यूनिवर्सिटी में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जो डिफरेंशिएट है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कभी कभार क्या होता है, अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं कि आज खुले कल बंद हुए, आज खुले कल बंद हुए, ऐसे करके बहुत फर्जी कॉलेजेस काफी होते हैं वहाँ पे। तो देख के जाना, क्योंकि वहाँ पे अगर आपका कॉलेज ब्लैकलिस्ट हो गया तो आपका वीजा भी रद्द हो जाता है। और आप उस टाइम पैसा भी वापस नहीं होता, पैसा भी वापस नहीं होता। हाँ। वो सब आपका, सारी मेहनत आपकी खराब हो जाएगी अगर आप कॉलेज भी रेपुटेटेड नहीं लोगे तो। वैसे तो हम लोग यही प्रेफर करते हैं कि यूनिवर्सिटी में ही जाओ आप, हाँ, ताकि क्योंकि कोई वो प्रॉब्लम ही ना हो लीगल आपको। हाँ। और अगर आपका कॉलेज ब्लैकलिस्ट हो गया तो आप वहां पे इलीगल इमिग्रेंट हो जाओगे, ना आप उस टाइम अपने आप को वापस लेके जा सकते हो अपनी कंट्री में, और ना ही आप फिर वहां पे अटक के आपको बहुत चीजें ऐसी करनी पड़ेगी जो आप नहीं चाहते। अब हम लोग इंडिया वापस क्यों आए, ये बहुत बड़ा रीजन था हमारे लिए, क्योंकि अगर हमको वहाँ पे लीगली तो रहना है, हमने कभी नहीं सोचा कि हमको इलीगल वहाँ पे रहना है, क्योंकि वो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे लिए। तो हमको वहाँ पे अगर लीगली रहना है तो स्टूडेंट वीजा को मेरे को बढ़ाने के लिए एक और बार स्टूडेंट वीजा लेना पड़ता,
और उसकी फीस उतनी ही लगती जितनी मैंने ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, और उतनी उस टाइम कवर भी नहीं हुई थी। तो जैसे मेरी फीस लगी 8 लाख रुपए, तो स्टूडेंट वीजा की फीस मेरी 8 लाख रुपए लगी, तो अगले 2 साल के लिए मेरे को फिर से 8 लाख रुपए यूनिवर्सिटी में जाके देने हैं, ताकि मेरे को एक्सटेंशन पीरियड मिल जाए उस चीज का। क्योंकि उस टाइम PSW नहीं मिलता था। PSW मतलब पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आपको नहीं मिलता था, हमारे टाइम पे खत्म हो गया था, लेकिन अभी आई थिंक यूके ने फिर से स्टार्ट कर दी है PSW। तो इस चीज का आप एडवांटेज उठा सकते हो, क्योंकि हमारे पास ये एडवांटेज नहीं था। तो उस टाइम हमारे पास यही था कि हमको इंडिया वापस जाना है। हाँ, मतलब हमारे पास ऑप्शंस जो थे वो बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस थे। ऑप्शन 1 था कि हम बनी MBA कर रहे थे, मैं भी वहाँ आ गई थी उस टाइम तक, और फिर मैं भी वहाँ पर 8-9 महीने रही हूँ। मैंने वहाँ पर फुल टाइम जॉब करी है। जब वो टाइम खत्म हुआ तो हमारे सामने ऑप्शंस क्या थे? हमारे पास ऑप्शन 1 था कि अपनी करंट स्टडी को वेस्ट ना करें। किसी भी MBA के बाद आप सोचिए आपके पास क्या ऑप्शन है। आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लें और फिर चलो ठीक है 2 साल आपको और मिल गए, विच डिग्रेड्स योर करंट स्टडी। इसको अपग्रेड करने के लिए हमारे पास ऑप्शन था कि क्योंकि बनी तो उस टाइम पे स्टूडेंट थे, और अगर हमें वहीं रहना है तो हमारे सामने ये ऑप्शन था कि हम PhD में एडमिशन ले लें, which is बहुत एक्सपेंसिव लग रहा था, very expensive. It is about 50,000 pounds at that time. It was about 50,000 pounds at that time, which was not something that we could have invested on. थर्ड ऑप्शन था कि हम इंडिया वापस नहीं, इलीगली वहां पर रहना शुरू कर दें, और फिर बाद में वो हमारे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था। मतलब इट वाज एन ऑप्शन, बट वो हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं था। हमने उसके बारे में कभी हम ऐसा कभी करना ही नहीं चाहते थे। तो हमें उस टाइम यही सही लगा कि हम इंडिया वापस चले जाएं। तो इन सब चीजों को अगर मैं अब समराइज करूँ और इसका कंक्लूजन निकालूं, तो मेरे हाथ में बस यही चीज आ रही थी कि वापस इंडिया चलते हैं, क्योंकि वहां पे रहने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि उसमें हमको ज्यादा इन्वेस्ट करना था पैसा। और फिर हमने यही सोचा कि इंडिया जाके अपनी लाइफ शुरू करते हैं, और वहां पे जाके जो हमने स्टडीज करी हैं, इस चीज को हम यूटिलाइज करते हैं अपने फ्यूचर बनाने में। तो फिर हम लोग इंडिया चले गए। ये सब चीजें हम लोगों ने यूके में फेस करी, और अब इंडिया जाके और वहां पे हम लोगों ने काम किया, और फिर हम लोग कनाडा मूव हुए। वो हम आपको बताएंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। हाँ, और आप लोग बोर ना हो जाए। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपके जो भी सजेशंस है, आप जो भी हमें बोलना चाहते हैं, हमें बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़ के। थैंक यू सो मच। और बनीत हमारे एक सब्सक्राइबर के बारे में बात करना चाहते हैं। उनका हमें कमेंट आया था, नितिन है उनका नाम। नितिन जी, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो जॉब्स के ऊपर है, और उसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं, तो वो वीडियो भी हम लोग जल्दी लेके आएंगे आपके लिए। उसके लिए हम आपके पास एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको सब कुछ बताएंगे जॉब्स के लिए, जॉब्स का सिनेरियो क्या है यहाँ पे, ये सब चीजें हम लोग आपको बताएंगे। तो इसके लिए फिर वही है, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। बाय बाय।